कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ द्वारा आयोजित इस ज्योग्राफी क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए बच्चों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं इकाई 11 अध्याय 20 का 4th पार्ट, जिसमें हम भारतीय ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय ट्रांसपोर्ट में आप लोग परिवहन की जो विधाएं हैं, इसके अंतर्गत स्थल परिवहन, जिसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग के बारे में आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। वायु मार्ग के बारे में भी आपने अध्ययन किया है। आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल परिवहन। देखिए बच्चों, स्थूल पदार्थों या भारी पदार्थों को और लंबी यात्राओं की दूरी के लिए अपेक्षाकृत जल परिवहन एक सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण परिवहन की विधा है। वास्तव में इस परिवहन को एक सस्ता परिवहन का माध्यम माना गया है। इसका मुख्य कारण है बच्चों कि एक तो जल परिवहन में मार्ग निर्माण और उसके रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, स्थल की अपेक्षा जल में घर्षण अपेक्षाकृत कम लगने से ईंधन की बचत होती है। इसीलिए जल परिवहन को एक सस्ता परिवहन का माध्यम माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि भारत में भी काफ़ी प्राचीन समय से जल परिवहन के विकास के बारे में काफ़ी स्रोत मिलते हैं। एक प्रमुख इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी अपने लेखों के माध्यम से बताया कि गंगा और उसकी 17 सहायक नदियों के द्वारा और सिंधु और उसकी 13 सहायक नदियों के द्वारा, जैसा कि आप लोग कक्षा 11th में भारत के अपवाह तंत्र में पढ़कर आए हैं कि गंगा नदी अपवाह तंत्र और सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो इसमें गंगा और उसकी 17 सहायक नदियों के द्वारा, सिंधु और उसकी लगभग 13 सहायक नदियों के द्वारा भारत में जल परिवहन का जो कार्य है वो संपन्न किया जाता था। देखिए बच्चों, समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ। और दूसरी बात, रेल मार्गों के विकास के कारण, चूंकि मैंने आपको बताया था कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो समतल और मैदानी भाग है, अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए इस भाग में अपेक्षाकृत अधिक रेल मार्गों का विकास हुआ है। और यही वजह है कि आंतरिक जल मार्गों का उतना विकास नहीं हो पाया है। फिर भी व्यापारिक जहाजरानी के बेड़े को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इसकी दृष्टि से भारत 16वें स्थान पर आता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत व्यापारिक जहाजरानी के बेड़े की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो बच्चों 16वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? 16वें स्थान पर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जो जलमार्ग हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है आंतरिक जलमार्ग और एक आपका है महासागरीय जलमार्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों आंतरिक जलमार्ग की। मुख्य रूप से देखा जाए तो आंतरिक जल परिवहन का जो कार्य है वो नदियों, नहरों और झीलों के द्वारा संपन्न किया जाता है। मुख्य रूप से भारत में नदियों और नहरों के द्वारा आंतरिक जल परिवहन का जो कार्य है वो होता है। इसके लिए अंतर्देशीय जहाजरानी के लिए लगभग 14,500 किलोमीटर जलमार्ग उपलब्ध है। यानी कि नदियों के द्वारा और नहरों के द्वारा
जो देश में जल परिवहन का कार्य किया जाता है उसके लिए लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग उपलब्ध है। बड़ी नदियों के लिए लगभग 3700 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है और इनमें से अधिकांश जो नदियां हैं वो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा नौगम्य हैं, यानी कि विशेष प्रकार के यंत्रों के द्वारा, यंत्रीकृत मशीनों के द्वारा इसमें नौकाओं का जो नौगम्य का कार्य है वो संपन्न किया जाता है। और वो कितना लंबा क्षेत्र है, लगभग 3700 किलोमीटर लंबे जलमार्ग में, जो कि जलमार्ग यंत्रीकृत नौकाओं के द्वारा जुड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो मुख्य तौर पर भारत में जो आंतरिक जल परिवहन का कार्य है ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल और उड़ीसा राज्यों में संपन्न होता है ना। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किन किन राज्यों में आंतरिक जल परिवहन का कार्य संपन्न होता है। तो देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल और उड़ीसा, इन राज्यों में आंतरिक जल परिवहन का कार्य संपन्न होता है। इसके बाद भारत में जलमार्गों के विकास के लिए और इसकी देखभाल के लिए 27 अक्टूबर 1986 को, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं बच्चों, 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, है ना, जैसे हमने वहाँ पर बात की थी ना पिछले वीडियो में कि भारत में वायु सेवाओं की देखभाल के लिए, उसकी देखरेख के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विकास हुआ है। इसी प्रकार से भारत में जलमार्गों के विकास के लिए, उसकी देखरेख के लिए 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। और इस आधार पर बच्चों भारत में 6 आंतरिक जलमार्गों का विकास हुआ है जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग माने जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आता रहता है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ आपके डायग्राम बना हुआ है, मानचित्र बना हुआ है और इसमें आप भली भांति देख सकते हैं। सबसे पहले 6 राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं इनकी हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों गंगा नदी जलमार्ग के द्वारा अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके जो गंगा नदी तंत्र है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जित किया जाता है। तो इस गंगा नदी अपवा क्षेत्र के द्वारा मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण जलमार्ग है वो आपके पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है हल्दिया, और यहाँ का उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण केंद्र है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जो लगभग आपके 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है। एक बार पुनः सुनेंगे कि गंगा नदी के द्वारा जो जल परिवहन का कार्य है, नौगम्य का कार्य है, वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में किया जाता है, जो लगभग 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों असम के इस ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में जो सदिया से ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बात करें तो इसमें सदिया से धुबरी तक लगभग 891 किलोमीटर लंबा ये दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है। सदिया से धुबरी, या हम कह सकते हैं धुबरी से सदिया तक लगभग 891 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है। इसके बाद बच्चों आपके केरल में चंपाकारा जो नहर के द्वारा, ये यहाँ पर है आपके केरल राज्य में, चंपाकारा नहर के द्वारा भी एक जलमार्ग है जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पश्चिमी तट पर कोल्लम कोट्टापुरम इस तट पर, जो केरल के इसी तट पर है, और कोल्लम कोट्टापुरम
जो लगभग 168 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। इसी प्रकार से केरल में उद्योग मंडल नहर लगभग 22 किलोमीटर लंबी और असम में बागा से लखीमपुर तक का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इस तरीके से बच्चों ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में वास्तव में देखा जाए तो आंतरिक जल परिवहन के विकास में कुछ बाधाएं आती हैं। जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाए कि भारत में आंतरिक जल परिवहन के विकास में उसके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहली बाधा है कि एक तो नदियों का मौसमी होना। अधिकांश जो नदियां हैं वो केवल वर्षा काल में ही वर्षा के जल को लेकर के प्रवाहित होती हैं। कुछ ही नदियां हैं जो देश में सदावाहिनी हैं, हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं। सेकंड बात, जल स्तर में परिवर्तन। जल का स्तर जो है उतरता चढ़ता रहता है, जो नौगम्य के लिए अपर्याप्त है। अवसाद की अधिकता, अधिकांश जो नदियां हैं वो अपने साथ तलछट लेकर के आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, जिसके कारण नदियों की जो सतह वो अवसाद के कारण ढक जाता है और जिसके कारण अधिकांश जल परिवहन के लिए जो उपयुक्त नहीं हो पाता है। इसके बाद तटीय क्षेत्र की नदियों में लवणीय होना और सिंचाई के लिए अधिकांश जो नहरें निकाली गई हैं, है ना, और उन नहरों के कारण जो नौगम्य मार्ग हैं उनमें जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ये सभी प्रकार की जो समस्याएं बच्चों, उनकी वजह से देश में आंतरिक जल परिवहन का उतना विकास नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि वास्तव में देखा जाए तो आंतरिक जल परिवहन के कुछ लाभ भी हैं। जैसे एक तो ये सबसे सस्ता परिवहन है, आसानी से नदी और नहरों के द्वारा गमनागमन का कार्य किया जाता है। सेकंड बात, अन्य साधनों की तरह रखरखाव पर खर्चा नहीं हो पाता है। ऊर्जा की बचत होती है। भारी सामान के लिए उपयुक्त होता है, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, स्थूल पदार्थों या भारी पदार्थों को दूरस्थ स्थानों तक लाने ले जाने के लिए मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण परिवहन की विधा है। वर्षा काल में अधिकांशतः सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए वर्षा काल में अक्सर जल मार्ग के द्वारा आसानी से गमनागमन का कार्य किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि इससे लगभग प्रदूषण भी कम होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों महासागरीय जल परिवहन। चूँकि अभी मैंने आपको बताया है कि भारत में जल मार्गों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि महासागर देश की एक विश्व में महत्वपूर्ण स्थिति होने की वजह से, है ना, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी तट की ओर अरब सागर है और दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, इस प्रायद्वीपीय स्थिति की वजह से और विश्व के में यदि देखा जाए तो उस ग्लोब पर एक अलग ही विशिष्ट प्रकार की जो देश की भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति की वजह से वास्तव में भारत में महासागरीय जल परिवहन की भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। इससे पहले आपने भौतिक प्रदेश के रूप में पढ़ा था कि भारत का जो अधिकांश भाग है वो तटीय क्षेत्र है, कटाफटा भाग है। और कटाफटा भाग और तटीय क्षेत्र होने के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वो लगभग 7,517 किलोमीटर है और जो काफ़ी तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रभावित करती है। तो देखिए बच्चों, अभी मैं आपको बता रहा था कि भारत में जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक जल परिवहन के बारे में आप लोगों ने अभी अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं महासागरीय जलमार्ग की।
ध्यान देंगे बच्चों, महासागरीय जलमार्गों की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की ग्लोब पर एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति है और विशेष स्थिति के कारण ही देश में बाह्य यानी कि महासागरीय जल परिवहन की एक अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बड़ी बात, ग्लोबीय स्थिति की वजह से विश्व के प्रमुख जो महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं वो भी लगभग भारत से होकर ही गुजरते हैं। यही वजह है कि देश में महासागरीय जल परिवहनों का भी काफ़ी विकास हुआ है। भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा के कारण भी यहाँ अच्छे और महत्वपूर्ण बंदरगाहों का विकास हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आता है कई बार कि समुद्री पत्तन या बंदरगाह किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे, किसी महासागरीय तट या नदियों के तट पर स्थित, समुद्र या नदी के किनारे पर स्थित या तट पर स्थित वह स्थान, अवस्थित वह भाग, वह बिंदु, वह स्थान जहाँ से समुद्री जहाज या जलयान आकर रुकते हैं, ठहरते हैं, माल को उतारा एवं लादा जाता है और एक सुरक्षित पोताश्रय आदि की उत्तम व्यवस्था होती है, ऐसे स्थान को हम समुद्री पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि भारत की इस तटवर्ती सीमा रेखा के कारण, कटे फटे तट होने के कारण एक अच्छे बंदरगाह और सुरक्षित पोताश्रयों की उचित व्यवस्था है, इसलिए देश में प्रमुख बंदरगाहों का विकास हुआ है और जलमार्गों का विकास हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो देश में लगभग 13 बड़े समुद्री पत्तन हैं और 200 प्रकार के लगभग मध्यम और लघु आकार के बंदरगाह हैं। इनमें से महत्वपूर्ण बंदरगाहों की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो आपके जैसे गुजरात में आपके पोरबंदर है, सूरत है, कांडला बंदरगाह है ना, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और है ना पोरबंदर है, इसके बाद आपका सूरत है ना, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसी प्रकार से देखा जाए तो लगभग 40 बंदरगाह आपके गुजरात में हैं। महाराष्ट्र में लगभग 53 हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हम मुंबई और न्यावा शेवा जिसके स्थान पर स्थित है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अलावा गोवा में मार्मगांव महत्वपूर्ण पत्तन है। ऐसे अन्य 5 बंदरगाह इस तट पर अवस्थित हैं। कर्नाटक में भी आपके बेंगलुरु जो महत्वपूर्ण पत्तन है मैंगलुरु, और ये मैंगलोर जो पत्तन है ये इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। इस तरीके से 9 इसमें बंदरगाह हैं। केरल का एक महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है, कई बार पूछा भी जाता है बच्चों, कोच्चि। ये न केवल भारत देश का अपितु यह जब हम विश्व के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं तो भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जलमार्ग भारत किसी कोच्चि से होकर के गुजरता है, इसलिए कोच्चि बंदरगाह भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो आपके पश्चिमी तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कई बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो जिसमें कांडला है, पोरबंदर है, सूरत है, मुंबई है, न्यावा शेवा है, मार्मगांव है, मैंगलुरु है और कोच्चि, न्यू मंगलूर आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह आपके पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह, जिसमें आपके तमिलनाडु में स्थित चेन्नई, एन्नोर, तुतीकोरिन है ना, कई बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आपके मुख्य रूप से तुतीकोरिन महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन है, चेन्नई महत्वपूर्ण पत्तन है, एन्नोर महत्वपूर्ण पत्तन है। आंध्र प्रदेश तट पर स्थित मुख्य रूप से विशाखापट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह,
उड़ीसा तट पर स्थित पारादीप महत्वपूर्ण पत्तन, और पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन, और एक महत्वपूर्ण पत्तन आपका हल्दिया। इस प्रकार से ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन हैं। अतः देखा जाए तो देश में मुख्य रूप से जल मार्गों का काफ़ी विकास है। इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं भारत में प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में। ये आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।